हेलो एवरीवन, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 3 तारीख है और आज हम 2 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। और आपका एक पीडीएफ वाला सवाल था कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। हो सकता है कि कुछ नए स्टूडेंट आए होंगे तो उनको नहीं पता है। तो ये स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ है। ये आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे लगभग 98,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन किया हुआ एक कमेंट होता है, उसके अंदर आपको लास्ट पॉइंट है जो वो टेलीग्राम चैनल का ही है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा आपका सवाल था कि नोट्स कैसे बनाएं, बहुत ज़्यादा बल्कि होते जा रहे हैं। अरे आप नोट्स शॉर्ट के अंदर ऐसे बनाओ ना, जैसे मान लो कल मैंने माजुली द्वीप वाला बताया था, तो माजुली द्वीप को ऐसे लिखो यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये सुबनश्री और ब्रह्मपुत्र है, मेन मेन पॉइंट जो आपको याद नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे ये असम के अंदर है, नदी द्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में सकाली आर्द्र भूमि है, वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने महत्व लिख लिए। महत्व के अंदर आपने ऐसे किया कि ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपने इसके इंपॉर्टेंस है, या फिर कुछ निष्कर्ष निकले हैं उसके पराकरण वाला, तो उसके निष्कर्ष हैं तो वो आप लिख लो, ठीक है। तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे निष्कर्ष वगैरह है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने तो माजुली द्वीप को पॉइंट ऑफ व्यू लेके और उस तरीके से बताया था। और आप ऐसा करो ना कि साथ साथ में पीवाईक्यू और जो है आपका जो सिलेबस है उसको देखो, तब आपको थोड़ी और समझ में आएगी कि क्या क्या चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक स्टूडेंट है जो मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, सब कुछ जो समरी है वो एक तरीके से अच्छे से लिख रही है। यदि वो एआई जनरेटेड नहीं है तो वो बहुत अच्छी समरी है। उसको आप बेस बना के हिंदी के अंदर आप उसको ट्रांसलेट करके उसको लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है, उससे संबंधित आर्टिकल है पहला, तो उसको देख लेते हैं हम। ये डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको पता है इससे पहले मैंने काफी दिन पहले तो एक जीएसवीए का जो बेस ईयर है, सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि आपको जीएसवीए का जो बेस ईयर है उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कल परसों हमने देखा था, अभी 2-3 दिन पहले ही आईआईपी का बेस ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में अब होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका भी बेस ईयर चेंज कर दिया है। पहले 11-12 था और इसको चेंज करके अब 22-23 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे 5 साल के बाद में डब्ल्यूपीआई है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। और पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक है, तो उसके आधार पे हम गणना करेंगे। अब पीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अंदर अंतर क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो ये जो थोक विक्रेता है वहां पे कितनी महंगाई बढ़ी है उसकी गणना करता है। ये मासिक आधार पे होती है, या तो आपको पता ही होगा, आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। मंथली है, डीपीआईआईटी है तो वो उसको जारी करता है, ठीक है। तो अब पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पे गणना की जाएगी। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई के अंदर अंतर क्या होता है कि ये तो फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री के गेट पे होती है, गेट पे किसी महंगाई को गणना है तो वो होती है। और डब्ल्यूपीआई है तो ये जो बाजार के अंदर थोक विक्रेता है उनके पास में जब वो चीज पहुंचती है तो उसकी उस टाइम पे गणना की जाती है। तो इसके अंदर तो जैसे मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर जो थोक विक्रेता है तो उनके जो मार्जिन होता है तो उसको भी काउंट किया जाता है, मतलब उनका जो मार्जिन है उसको भी काउंट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर नहीं है, पीपीआई के अंदर सीधा जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर उत्पाद कितना महंगा हुआ है बन के और बाहर निकल रहा है, उस टाइम पे उत्पाद कितना महंगा है, तो उसकी गणना यहाँ पे पीपीआई में की जाती है। और इसको 5 साल के बाद में बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा डब्ल्यूपीआई के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बेस ईयर चेंज हुआ है। तो पहली बात तो ये डीपीआईआईटी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये करती है। फिर उसके बाद में डब्ल्यूपीआई के साथ साथ में पीपीआई, उत्पादक मूल्य सूचकांक, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये की जाएगी। फिर उसके बाद में पीपीआई के प्रकार, पीपीआई के 3 प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। एक तो है आउटपुट पीपीआई, इसको ओपीपीआई कह देंगे। फिर परीक्षण इनपुट पीपीआई, जिसको इनपुट पीपीआई कहते हैं, इनपुट पीपीआई होगी। और एक सेवा पीपीआई, मतलब सर्विस सेक्टर के लिए भी पीपीआई को लॉन्च किया जाएगा, जो डब्ल्यूपीआई के अंदर सर्विस सेक्टर नहीं होता है। आपको पता है कि डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए होता है, और पीपीआई के अंदर सर्विसेज को भी शामिल कर लेंगे फिर, ठीक है। फिर जो नई डब्ल्यूपीआई है उसके अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर जो टोटल आइटम है, बास्केट है जो, उसमें 697 से बढ़ के 957 बढ़ गई है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि बास्केट क्या होती है। जैसे मान लो सरकार को महंगाई का पता करना है कि मार्केट के अंदर कितनी महंगाई है, तो एक बक्सा लेके जाएगी या बैग लेके जाएगी और मार्केट के अंदर जाते हुए अलग अलग चीजों को, सामान को डालेगी और फिर उसके बाद में गणना करेगी कि पिछले महीने कितनी महंगाई थी और इस महीने कितनी महंगाई है। तो जो बास्केट है, जिस बैग के अंदर जितना सामान है उस सामान को बढ़ा दिया है। ये मानो आप कि पहले कुछ चीजों की गणना नहीं की जाती थी, अब इन चीजों की गणना की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो विद्युत समूह है उसके अंदर, जो विद्युत समूह है उसके अंदर डब्ल्यूपीआई के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है कि उनको 100 टाइप में 100 कुल भार हो जाता है उनका, तो अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनको शामिल किया जाता है। तो जो विद्युत समूह है उसके अंदर सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा, इन तीन चीजों को अब शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप के अंदर सोलर, विंड और न्यूक्लियर है, इसको चेंज मतलब इसको शामिल कर लिया है। उसके बाद में फिर उसके बाद में ईंधन समूह है। ईंधन समूह मतलब जो कच्चा तेल है और प्राकृतिक गैस है। तो पहले इनको जो प्राइमरी वस्तु होती थी, प्राइमरी गुड्स होते थे, प्राथमिक वस्तुएं होती थी, उसके अंदर काउंट किया जाता था। लेकिन अब इसको वहां से हटा के और ईंधन और बिजली वाला जो सेक्टर है इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तीसरा पॉइंट है ये। उसके बाद में भार, वेटेज। पहले क्या है कि वेटेज है वो शुद्ध व्यापार मूल्य के आधार पर निकाला जाता था। शुद्ध व्यापार मूल्य का मतलब हो गया कि जैसे मतलब आयात को जोड़ा जाता था उसके अंदर और निर्यात को घटाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जीवीओ का उपयोग किया जाएगा। ग्रोस वैल्यू आउटपुट है, मतलब कि जो फैक्ट्री है तो वहां से उसके गेट से बाहर निकला है तो उस उत्पाद का जितना मूल्य होगा उसके आधार पे निकाला जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद में डेटा इंप्यूटेशन, जैसे मतलब कैरी फॉरवर्ड की नीति अपनाई जाती थी पहले। मान लो कि एक कंपनी है तो वो 100 कारें बना रही है। ठीक है, तो ये 100 कारें उसने एक साल के अंदर बनाई, एक महीने के अंदर बनाई, और अगले साल का डेटा वो नहीं देती, मतलब अगले महीने का डेटा, मैं साल बोल रहा हूं बार बार, मासिक आती है ये तो आपको पता होना चाहिए, मंथली है ये, तो एक महीने का जो डाटा है वो नहीं देती है। तो अब क्या करते थे पहले कि जैसे ये 100 पहले दे रही थी, बना रही थी, तो अब इसको 100 ही जोड़ लिया जाता है। 100, 110 जितना भी हो, जो पहले का डाटा था उसी को यूज में ले लिया जाता था पहले। अब क्या है कि टारगेटेड मीन इंप्यूटेशन का उपयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अलग अलग कंपनियां हैं, मान लो कोई 100 बना रही है, कोई 120 बना रही है, अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां हैं वो कारें बना रही हैं, जो 100, 110 कितनी भी बना सकती हैं, तो उनका जो एवरेज होगा उसको नापा जाएगा। इससे क्या होगा कि एक सटीकता आएगी। ठीक है, तो ये टारगेटेड मीन इंप्यूटेशन है, इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में आगे है कि ये नीतिगत बदलाव क्या क्या किए गए हैं, ये तो मैंने आपको बताया है शुरुआत में। जैसे 5 साल के लिए तो डब्ल्यूपीआई और पीपीआई ये दोनों साथ में रहेंगे, और फिर उसके बाद में इसको डब्ल्यूपीआई को खत्म कर दिया जाएगा, इसको निकालना बंद कर देगी सरकार, क्योंकि ये डब्ल्यूपीआई है, इसकी बजाय पीपीआई है। ये वैश्विक मानकों के अनुसार होती है और आईएमएफ के अनुसार भी पीपीआई के आधार पर ही नापना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कि पीपीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब पीपीआई का लाभ क्या होगा। पीपीआई का लाभ जैसे इनपुट और आउटपुट, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मैंने आपको बताया कि बाहर का जो गेट है वहां पे पीपीआई को हम नापते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन जो अंदर आने वाला गेट है जहां से कच्चा माल वगैरह आता है, जो फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आता है, तो उसके आधार पे क्या क्या, एक दो, एक तो आई पीपीआई, एक आई पीपीआई है, मतलब इनपुट पीपीआई है। मैंने अभी बताया था कि 3 टाइप में पीपीआई की गणना होती है, अभी होगी। तो एक आउटपुट पीपीआई की गणना होगी, इंडेक्स निकलेगी, और एक सर्विस वाली निकलेगी। तो ये 3 है, तो ये इनपुट पीपीआई है, और यहां पे होता है आउटपुट पीपीआई, कि मतलब कच्चा माल है तो उसके अंदर कितना जो महंगाई है वो कितनी चेंज हुई है, तो उसके लिए होते हैं इनपुट पीपीआई। और आउटपुट पीपीआई मतलब कि जब बाहर निकल रहा है, तैयार माल बाहर जा रहा है, तो उसके अंदर पीपीआई में क्या क्या चेंज हुए हैं, तो वो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जैसे इनपुट का भी निकाल रहे हो और आउटपुट का भी निकाल रहे हो, तो ये पता चलेगा कि जो कच्चा माल है उसके अंदर कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे जो तैयार माल है उसका जो मूल्य है वो कितना ज्यादा बढ़ गया। ये जो डिफरेंस है इसका पता चलेगा इससे हमें, और इसमें सटीकता आएगी। तो पीपीआई का लाभ क्या है, यही है कि इनपुट महंगाई का अंतिम आउटपुट के प्रभाव के आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर सेवा पीपीआई है, तो सेवा पीपीआई के जो पहला चरण है उसके अंदर जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रेलवेज है, टेलीकम्युनिकेशन है, इस तरीके की चीजें पहले फेज के अंदर इंक्लूड की जाएंगी।
फिर आगे है सूचकांक के प्रकार, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि WPI है, फिर आउटपुट PPI है और सर्विस PPI है। तो इनके लिए जो गणना का आधार होगा वो बेस प्राइस होगा। बेस प्राइस मतलब जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो बाहर निकल रही है वस्तु, तो इसका जितना मूल्य होगा वो होगा ये WPI, आउटपुट PPI और सर्विस PPI। तो ये बाहर वाला गेट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मूल मूल्य मतलब बेस प्राइस पे निकाला जाएगा इसकी गणना, जिसके अंदर से शुद्ध कर और व्यापार परिवहन मार्जिन शामिल नहीं होंगे। मतलब कि पहले क्या होता था WPI के अंदर, तो जैसे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, व्यापार का मार्जिन है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, तो वो शामिल होते थे जो WPI के अंदर। लेकिन ये गेट पे ही गणना कर लेंगे, तो इसके अंदर ये शुद्ध जो नेट टैक्सेस हैं और व्यापार परिवहन ये सब है या मार्जिन है, ये शामिल नहीं होंगे। उसके बाद में इनपुट PPI। इनपुट PPI अभी मैंने बताया था आपको कि ये कच्चे माल वगैरह इसकी कितनी इनकम हो रही है, मतलब इनपुट कितना दिया जा रहा है, तो वो परचेज प्राइस पे डिपेंड करेगा। इसकी गणना है, जो इनपुट PPI है उसकी गणना परचेज प्राइस मतलब क्रेता मूल्य पर की जाएगी। तो ये परचेज प्राइस पर की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी गणना होगी वो बेस प्राइस पे। ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में बाकी वो वही चीजें हैं कि मतलब ये नेशनल अकाउंटिंग है तो उसका यूज में लिया जाएगा, यही सब है। लिंकिंग फैक्टर का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जैसे जो पहले का डेटा होता है और बाद का डेटा होता है। जैसे मतलब पहले की जो गणना है, हमारा आधार वर्ष है, वो चेंज था और अब जो चेंज हो गया है, तो उसके अंदर एक लिंक करने के लिए सरकार कुछ ऐसा डाटा कुछ टाइम तक प्रोवाइड करवाएगी कि जो लिंक कर सकें लोग एक दूसरे डेटा से, ठीक है। बस तो ये हिंदी के अंदर वही सेम चीजें ही हैं कि क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये आप PDF के अंदर एक बार वापस देख लेना। इसके अंदर कुछ नई चीज नहीं है वैसे। ये इंग्लिश के अंदर है, आप देख सकते हो। हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है और 10 जून से चालू होने वाला है। इसमें 6 महीने की लाइव क्लासेज होंगी और आप जो 300 PYQ और नए क्वेश्चन भी इसके अंदर जोड़े जाएंगे। आपकी लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी इसके अंदर, और एक टेस्ट सीरीज भी होगी। जैसे ही आपका एक शेड्यूल का एक पार्ट खत्म होता है, जैसे हिस्ट्री खत्म हुआ तो हिस्ट्री के बाद में आपका एक फुल लेंथ टेस्ट वगैरह ऐसा लिया जाएगा। फिर लाइव आंसर रिव्यू होंगे, जैसे मतलब उस टाइम पे लाइव ही होंगे। उसके अलावा आपको एक टेलीग्राम आईडी दी जाएगी धर्मेंद्र जाखड़ सर की, और वही वहाँ पे आपको टेलीग्राम आईडी पे ऑडियो रिव्यू के थ्रू आपको आंसर को रिव्यू करके देंगे, या फिर आपके कोई और भी डाउट है तो वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे। आप यहाँ पे जाके लॉगिन करके ये कोर्स परचेज कर सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी कोर्सेज हैं वहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये हमारे 2 नंबर हैं, यहाँ पे आपको कोई और डाउट है तो आप यहाँ पे फ़ोन करके बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी DRDO ने रुद्र M2 इसको लॉन्च किया है, इसका परीक्षण किया है। ये रुद्र M2 है, ये वायु से सतह मतलब एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, ठीक है। इसको बनाया किसने है? DRDO ने, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आप देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो इसका। तो पहला है कि DRDO का है, एयर टू सरफेस है, और उसके अलावा ये चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ये ITR है। तो वहां पे इसकी टेस्टिंग की गई थी। आपको पता होना चाहिए ये चांदीपुर है। ये और श्रीहरिकोटा के अंदर अंतर क्या है कि जैसे चांदीपुर के अंदर तो मिसाइल टेस्टिंग की जाती है, और श्रीहरिकोटा है तो वहां पे जो इसरो के जो प्रक्षेपण विमान है उनको लॉन्च किया जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस आपका बेसिक है, ये तो आपको पता भी होगा। फिर उसके बाद इसके मुख्य विकासकर्ता कौन कौन है, जैसे इमारत अनुसंधान केंद्र एक, ठीक है। उसके बाद में DRDO तो है ही। उसके बाद में सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना ज़्यादा। फिर अन्य भागीदार कौन है ये भी ध्यान नहीं रखना है, ये आप नोट्स के अंदर मत लिखना, ठीक है। पर एक है कि DRDO को याद रखना है आपको मेन तो, ठीक है। और फिर एक एयरफोर्स को याद रखना है, जो मेन हेडिंग दी गई थी वो। फिर इसका सामरिक महत्व क्या होगा कि हमारी जो स्वदेशी क्षमता है, इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है, तो वो इंक्रीज होगी। फिर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है हमारा, तो उसके अंदर सहयोग मिलेगा। फिर एयरफोर्स है तो उनकी एम्पावरमेंट के अंदर, उनके सशक्तिकरण के अंदर ये सहयोग करेगा। उसके बाद में अगला है प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर, PMRC योजना।
आपको पता है कि हमारे जो आईआईटियंस हैं या फिर रिसर्चर हैं, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में बाहर बाहर के देशों में, जैसे यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर चले जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन की बजाय हम ब्रेन गेन कर सकें, मतलब जो बाहर हमारे बाहर विदेशी विदेशी देश क्षेत्रों पे या देशों में हमारे जो टैलेंट है वो चला गया है, तो उसको वापस बुलाने के लिए हम ब्रेन गेन के लिए ब्रेन गेन के लिए हम ये स्कीम लेके आए, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर। इसके अंदर जो बाहर चले गए हैं, हमारा टैलेंट चला गया है, तो उसको वापस लाया जाएगा और हमारे जो आईआईटीज हैं उनके अंदर उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। इस तरीके से ये योजना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या है। पहली बात तो ये शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर आता है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मूल भारतीय मूल के जो प्रतिभाशाली शोधकर्ता और वैज्ञानिक हैं, तो उनको क्या है कि विश्व स्तर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और उद्योगों से लेके और यहाँ पे भारत के अंदर अनुसंधान केंद्रों की ओर है ना, या कोई आईआईटीज है, इनके अंदर इनको आकर्षित किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा। फिर लक्षित समूह है, मतलब पात्र फेलोशिप कौन कौन से होंगे, जैसे विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक, जो इंडियन सिटीजन है, जो बाहर काम कर रहे हैं, वो हो गए। फिर ओसीआई कार्ड धारक हैं। फिर उसके बाद में जो भारतीय मूल के पीआईओ कार्ड धारक हैं, ये मान लो आप, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये है। ये सब टारगेटेड ग्रुप हैं इसके। फिर चयन समिति क्या है? चयन समिति है जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, चीफ साइंटिस्ट, एक एडवाइजर होता है, जैसे सीडीएस होता है उसी तरीके से चीफ साइंटिफिक एडवाइजर होता है, सीएसए। ठीक है, तो ये इसकी समिति को हेड करेगा। उसके बाद में इसको 3 ग्रुपों के अंदर बांटा गया है। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे एक तो यंग रिसर्चर होते हैं, जो यंग लोग हैं, उनको बुलाया जाएगा। दूसरा है सीनियर रिसर्च वाले हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। और एक रिसर्च चेयर है, जो विश्व स्तर के जो ख्याति प्राप्त जो अनुसंधान क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो होते हैं रिसर्च चेयर। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां है इसकी, इसके अंदर इनको बुलाया जाएगा। फिर जैसे योजना के 3 स्तंभ है, जैसे कि लीड इंस्टीट्यूट होंगे, फिर मेजबान संस्थाएं, होस्ट इंस्टीट्यूट है, और पीआरसी फेलोशिप। इस तरीके से इनको 3 चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद में विषयगत क्षेत्र, 13 क्षेत्रों के अंदर ही इनका ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जैसे कि मतलब ये कहाँ कहाँ रिसर्च करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, कंप्यूटिंग सेक्टर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, परमाणु ऊर्जा है, रक्षा है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये सहयोग करेंगे हमारे यहाँ पे आके। उसके बाद में ये मेजबान संस्थाएं कि मतलब यहाँ पे कौन कौन सी संस्थाओं के अंदर ये जा सकते हैं, उसके लिए है ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, एनआईआरएफ। तो इसके अंदर शीर्ष जो 100 संस्थाएं हैं, किसके अंदर, कौन सी कैटेगरी के अंदर, या तो कंप्लीट वाली या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर वाली। तो इनके अंदर जो शीर्ष 100 हैं, उनको उन संस्थाओं के अंदर जा सकते हैं, या फिर अनुसंधान श्रेणियों के अंदर 50 शीर्ष 50 के अंदर जो शामिल संस्थान है, उनके अंदर ये जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर अलग अलग ये प्रयोगशालाएं वगैरह ये हैं, ये भी मेजबान संस्थाएं हो सकती हैं। अब जो अग्रणी संस्थान है, इनके अंदर ये लेके आएंगे, जैसे मतलब 3 प्रमुख सात हैं, ये 7 प्रमुख संस्थान है, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, आईआईटी आईएसएम हो गया, धनबाद हो गया, और फिर आईआईएससी जो बेंगलोर के अंदर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लेके आया जाएगा। स्पेशली अभी पहले शुरुआत के अंदर तो इनको ये नाम दिए हैं, फिर उसके बाद में यहाँ तक इसको विस्तारित भी कर दिया जाएगा। उसके बाद में फेलोशिप को मिलने वाले लाभ हैं कि मतलब आप उनको फेलोशिप भी मिलेगी, अनुसंधान करने के लिए उनको सहायता भी मिलेगी। प्रयोगशाला है तो उनके अंदर वो अनुसंधान करने के लिए उनको एक पूरा एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ऐसे। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है वेव्स ओटीटी। ये एक सरकारी क्षेत्र का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अलग अलग जैसे योजना, कुरुक्षेत्रा जो हमारी होती है, उनको डिजिटली आप प्राप्त कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो प्रसार भारती है, जो उसके प्रोग्राम आते हैं, तो वो भी इसके अंदर है। या फिर मनोरंजन की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या कुछ पढ़ाई, शैक्षणिक क्षेत्र वाली कार्य करने वाली कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, और इसके अंदर मतलब 1 करोड़ से ऊपर हो गया था, ऐसा कुछ इसके अंदर आंकड़ा था। ये रहा, 1 करोड़ के उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो इसके अंदर देखना क्या है बस हमें
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है, पहली बात तो ये। दूसरा हमें लिखना है प्रसार भारती के अंदर आएगा ये। उसके बाद में एक इसके अंदर पीएम ई विद्या है, चैनल है, जो मतलब शैक्षणिक कंटेंट वगैरह मिलता है इसके अंदर, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। तो और इसके अंदर योजना है, कुरुक्षेत्र है, रोजगार समाचार है, ऐसी महत्वपूर्ण जो सरकारी पत्रिकाएं हैं उनको भी डिजिटली तौर पे प्रदान किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के मीडिया है, जैसे सार्वजनिक सेवा डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम है, तो उसको ये मजबूत किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, बस इतना ही है। अब क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो उन्होंने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने असम के अंदर मूंगा रेशम के लिए एक मिशन की शुरुआत की है, सेने हजोरी मिशन। ये आपको ध्यान में रखना है, सेने हजोरी मिशन है, ये किससे संबंधित है? मूंगा से संबंधित है, मूंगा रेशम से संबंधित। ठीक है, और मूंगा रेशम के बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था कि असम के अंदर है, जीआई टैग है इसका, है ना। कुछ शॉल वगैरह भेंट किया था शायद मेलोनी को, तो उससे संबंधित था। फिर संबंधित मंत्रालय, मंत्रालय कौन सा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है कि मूंगा रेशम है तो उसको लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए और उत्पादकों को की आयों में वृद्धि करने के लिए ये एक मिशन लॉन्च किया गया है। उसके बाद में मूंगा रेशम के बारे में हम देख लेते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक रेशम है, जो सुनहरा रेशम है, ये गोल्डन सिल्क वाला एकमात्र है ये। फिर ये जीआई टैग है इसके पास में, और 90% जो मूंगा का उत्पादन है ये केवल केवल असम के अंदर ही होता है। अगला आर्टिकल काफी लंबा है, बहुत लंबा है, ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है, और जब तक मैंने इसको किया था उस टाइम तक हिंदी मीडियम के अंदर ये नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश के अंदर ही शुरुआत में डाला है, उसके बाद में तो मैंने हिंदी के अंदर दे दिया है। लेकिन ये जो हेडिंग है ये इंग्लिश के अंदर ही है, तो ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है। और वुमन से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम है, सरकार शुरुआत से लेके, मतलब बच्ची के जन्म से लेके उसके पेट के अंदर, जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट हो गया, तो पेट से लेके और वृद्धावस्था तक जितनी स्कीम सरकार लेके आ रही है वो सब इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसे लिखना है या फिर कोई आंसर राइटिंग करनी है, उसके अंदर इसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर आप है ना कहीं से भी उठा के, जैसे वित्तीय समावेशन के लिए क्या कर रहे हो तो सीधा उठा के ये आप डाल सकते हो। तो इसको आपको उसी तरीके से नोट करना है जैसा आपके यूज में आ सके, हर कुछ नोट नहीं करना है, सब कुछ एक साथ में नहीं डालना है इसको। ठीक है, तो बस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो स्कीम है उनको मैं पढ़ पढ़ के वैसे ही बताऊंगा, इसके अंदर समझाने लायक कुछ भी नहीं है, तो आप देख लो एक बार। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब हेल्थ सेक्टर के अंदर कौन कौन सी स्कीम है, हेल्थ एंड मैटरनिटी से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है। पहली बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई थी, ये 2014 के अंदर आया, शायद 2015 के अंदर है। फिर पीसीपीएनडीटी एक्ट है, जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट आया था, वो है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो उनको पहली किस्त 5,000 की, और दूसरी किस्त है जब बेटी होगी तो 6,000 की। इस तरीके से टोटल 11,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 6,000 शायद बेटी पे ही है और 5,000 ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, इसके अंदर अलग अलग करके नहीं लिखा हुआ है, तो नकदी सहायता दी जाएगी। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है कि हर महीने की जो 9वीं तारीख है उसके अंदर आप जाके और मुफ्त इलाज करवा सकते हो, जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है, तो चेकअप वगैरह कराना, तो इससे क्या होगा हुआ है कि मातृ मृत्यु दर है वो कम हो गई है, पहले 130 थी और अब 88 हो गई है। ये डेटा मतलब 2014 से लेके ये 2026 तक का डेटा दे रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या था, उस आधार पे ये डेटा है। तो इसको भी यदि आप नोट करना चाहो कि ये इतने सालों के अंदर ऐसे हो गया है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद में जननी सुरक्षा योजना है, जो बीपीएल एससी एसटी की जो महिलाएं हैं तो उनको अस्पताल के अंदर सुरक्षित प्रसव हो सके उनका, तो उसके लिए नकदी सहायता दी जाती है। उसके बाद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, जो 1 साल तक के बच्चे हैं ये उनके लिए है कि उनकी जो हेल्थ इश्यू आते हैं तो उनको मुफ्त इलाज दिया जा सके उस टाइम तक, 1 साल तक, तो उसके लिए ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उसके बाद में जैसे इसके अंदर लाभार्थी वगैरह कौन है, जैसे मतलब कितने लाख बीमार शिशु हैं तो उनको ट्रीट किया गया है, वो सब दे रखा है।
और एक अभी हमने कल परसों भी देखा था कि संस्थागत प्रस्ताव है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो वो बढ़ के 79% से 90% हो गई है। उसके बाद में शिक्षा और कौशल, एजुकेशन और स्किल, जैसे ये जेंडर इंक्लूसिव फंड है, ये बनाया गया था। जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं तो उनकी शिक्षा के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया था। फिर उसके बाद में स्कूली शिक्षा से संबंधित और क्या है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान है 2018-19 के अंदर लेके आए थे। तो इसमें क्या है कि प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के, प्री प्राइमरी से 12वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं उनके लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है, समग्र शिक्षा कार्यक्रम आया था। उसके बाद में बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे के लिए जैसे टॉयलेट वगैरह बनाए गए हैं। फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, तो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर दो एग्जाम्पल दे रखे थे। एक तो एक महिला है जो कस्तूरबा गांधी से आईएएस बनी है, उनके बारे में था कि 2023 के अंदर आईएएस बनी थी और अभी एसडीएम के पद पे कार्यरत है। रैंक उनकी शायद 69 की समथिंग थी, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको कल बता दूंगा यदि इनका नाम आपको चाहिए होगा तो। फिर उसके बाद में दूसरा था एक वुमन क्रिकेटर है, वुमन क्रिकेटर है, उनके बारे में था कि वो अंडर 19 उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, अभी 2024 में हुआ था शायद वुमेन्स वाला, तो वो भी इन्होंने खेला था। ठीक है, तो इन दो महिलाओं का नाम है जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वहां से निकली हुई है। तो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है तो ये 6ठी से 12वीं तक होता है, और SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए है, और ये आवासीय स्कूल होता है। ठीक है, उसके बाद में उच्च शिक्षा में वह STM मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स के अंदर क्या क्या योजनाएं आ रही हैं वो है, जैसे विज्ञान ज्योति योजना है 9वीं से 12वीं की लड़कियां हैं उनके लिए। फिर STAM है, ठीक है, मतलब इनके विषयों को बढ़ावा देना है 9वीं से 12वीं तक। फिर महिलाओं का कोटा है तो ये 20% है, वो कोटा बढ़ गया किसमें, IITs वगैरह हैं उसके अंदर। उसके बाद में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है तो वो भी बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद में जैसे छात्रवृत्ति है तो छात्रवृत्ति के अंदर AICT है, जो मतलब टेक्निकली ये संस्था है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनको संभालती है, तो उन उसके अंदर क्या हुआ है कि स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है। फिर नेशनल PG स्कॉलरशिप है तो सालाना 1.5 लाख रुपए PG के लिए दिए जा रहे हैं। उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है, जो केंद्रीय क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो 50% सीटें हैं तो वो लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। उसके बाद में कौशल विकास, कौशल विकास के अंदर आपको पता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई। फिर उसके बाद में एक नव्या स्कीम है, नव्या क्या है कि नर्चरिंग एस्पिरेशनल थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, तो जैसे मतलब इसके अंदर क्या है कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये 4.0 है, इसके अंदर इसको लेके आए थे, और 16 से जो 18 साल की जो किशोरियां हैं उनके लिए है ये। और नॉर्थ ईस्ट या फिर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मतलब आकांक्षी जिले हैं उनके लिए है ये स्कीम। उनके काफी सारे जिलों के अंदर जैसे मतलब ये क्या करेंगे कि AI सक्षम सेवाएं वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी इनको, साइबर सुरक्षा से संबंधित इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे कुछ किया जाएगा। तो ये नव्या है, इसको आप नोट कर लेना अलग से। ठीक है, ये अलग स्कीम है। उसके बाद में आयुष्मान भारत है, आपको पता है मतलब स्वास्थ्य और पोषण के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो आयुष्मान भारत हो गया, उसके 4 स्तंभ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गई। फिर उसके बाद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया, जो ये प्राथमिक जांच है उसके लिए होता है। ठीक है, जो माता है या फिर प्रजनन स्वास्थ्य है या गैर संचारी रोग हैं तो उनके जो प्राथमिक जांच होती है उससे संबंधित है, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है। फिर PM अभीम है, तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिला स्तर पे जो अस्पताल है तो उनको मजबूत करने के लिए PM अभीम है। उसके बाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था आभा ID वगैरह, ये कल की क्लास के अंदर ही बताया आपको। तो ये क्या है कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड है तो वो लिंक किए जाएंगे। तो इस तरीके से स्वास्थ्य पोषण और इनके जो सम्मानजनक जीवन है उसके लिए ये स्कीम है। फिर सक्षम आंगनबाड़ी है, जैसे मतलब 2.0 सक्षम आंगनबाड़ी 2.0। आंगनबाड़ी आपको पता है कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, किशोरियां होती हैं और माताएं होती हैं, तो जो मतलब माताएं कौन सी, सिर्फ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, तो उनको एकीकृत पोषण दिया जाता है यहाँ पे आंगनबाड़ी के अंदर, और स्वास्थ्य सहायता प्रणाली प्रदान की जाती है। तो अभी क्या है जैसे कि सक्षम आंगनबाड़ी है, इनके अंदर काफी सारी को इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बना के, अच्छा बना के, और इनको सक्षम आंगनबाड़ी के अंदर अपग्रेड किया गया है अभी। उसके बाद में
पोषण और अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे आंगनबाड़ियों के अंदर। फिर गंभीर तीव्र कुपोषण है या फिर मध्यम तीव्र कुपोषण है तो उसके इलाज के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको पता है मिशन इंद्रधनुष है, तो बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो 7 पहले आई थी उसके बाद में बढ़ा के काफ़ी सारे जो टीकाकरण है तो काफ़ी रोगों के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद में सुकन्या समृद्धि, जैसे मतलब वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी स्कीम है वो देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, ये 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी और 10 साल से जो छोटी बच्चियां हैं उनकी न्यूनतम मतलब 250 रुपये से शुरू हो जाती है कि उनको खाते के अंदर जमा कराना होता है और आपको ब्याज दर 8.2% वार्षिक ब्याज दर दी जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा है। और जो एटीसी है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसका एटीसी धारा है, तो उसके तहत उनको टैक्स के अंदर छूट भी मिल जाएगी। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना है, तो इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बना के महिलाएं कैसे विशाल नेटवर्क बना के काम कर रही हैं। उसके अलावा जैसे बैंक सखी है, तो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग लेन देन है, उसके अंदर मदद करती हैं। उसके बाद में कृषि सखी और पशु सखी, ये 2 हैं, तो ये कृषि गतिविधियों में सहायता कराने के लिए होती हैं। फिर जैसे मतलब ये बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। उसके बाद में लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं, उनको वार्षिक 1 लाख रुपए, उनकी जो सालाना आय है वो 1 लाख रुपए करने के लिए ये टारगेट था और उसमें 6 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाने का ये टारगेट है। उसके बाद में मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना आपको पता है कि कोलेट्रल फ्री है, तो वो एमएसएमई एमएससी सेक्टर की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। महिलाएं नहीं, वैसे तो सबको ही दिया जाता है, लेकिन ये महिलाएं हैं उसके अंदर 66% है ना, वो महिला लाभार्थी हैं इससे। फिर उसके बाद में स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम है, इसके अंदर 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद में पीएम स्वनिधि, ये हमने कल ही देखा है, इसके अंदर 46% महिलाएं हैं वो लाभार्थी हैं, ये भी हमने कल देखा था। और 15,000, 25,000 परसों का है शायद ये, और 50,000। उसके बाद में कीटनाशक या छिड़काव के लिए जो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी है, ये नमो ड्रोन दीदी है, तो ये कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव के लिए है, तो ये ड्रोन प्रशिक्षण वगैरह दिए जाएंगे और इनको जो 15,000 ड्रोन है वो बांटे जाएंगे और उसके बाद में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जैसे मतलब ये सरकारी अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनी है ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं, सरकार के विभाग और मंत्रालय हैं, तो वो अपनी ज़रूरत की जितनी भी सामग्रियां हैं तो उसका कुछ परसेंटेज है तो वो इन्हीं से ही प्रोक्योर करेंगे। मतलब जो एमएसएमई है भारत की या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वहीं से ही प्रोक्योर करेंगे। ये वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ से लेते हैं फिर, ठीक है। तो इन्होंने अनिवार्य 3% प्रोक्योरमेंट को लक्ष्य को पार कर लिया है। उसके बाद में शी मार्ट है, शी मार्ट में क्या होता है कि महिलाओं के उत्पाद होते हैं तो उनको बिचौलियों के बिना रिटेल आउटलेट के तौर पर बेचा जाता है। उसके बाद में पीएम जनधन योजना है, तो उसके अंदर भी जो खाते हैं तो महिलाओं के खाते काफी ज्यादा हैं, यही दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद में महिलाओं की सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, सेफ्टी, डिग्निटी, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, जो मतलब घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं हैं तो उनको सुरक्षा के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा रहे हैं और उनको वहीं पे ही रख के उनको कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता, जो भी उनकी सहायता हो सकती है, उनके रहने का, आवास का, सब एक जगह प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वो है मिशन शक्ति, ठीक है, कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित वन स्टॉप सेंटर है ये। और महिला हेल्पलाइन है 181। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन है, उसके तहत भी मतलब जैसे 12 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। इससे क्या है कि महिला सुरक्षा बढ़ी है, कि महिलाओं को पहले बाहर जाना पड़ता था। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो 96% घर है, मतलब जो 2.0 स्कीम है जो शहरी है उसके अंदर 96% है वो महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो मुफ्त एलपीजी इनको कनेक्शन दिए गए हैं। तो उससे क्या होगा कि इनके स्वास्थ्य केंद्र जैसे मतलब चूल्हे वगैरह पे उनके जो मतलब धुएं से ऐसे होता था कि फेफड़े वगैरह खराब होने, स्वास्थ्य खराब होना, तो ये मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए उज्ज्वला योजना के तहत। जल जीवन मिशन है, तो हर घर जल, हर नल से जल, हर घर में जल, ऐसे ये अभियान है ना। तो इसमें इससे क्या होगा,
जो काफ़ी लंबी दूरी तक उनको तय करके और वो पानी वगैरह लेके आती थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी इनको। अब इनकी निर्णय लेने के अंदर भागीदारी, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, कितना बड़ा है, क्या क्या स्कीम है उसके लिए। जैसे कि मतदान अभी हुआ था, जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 वाला, तो उसके अंदर 48% महिलाएं थी। फिर उसके बाद में 2024 की लोकसभा के अंदर 75 महिलाएं चुनी गई थी, और राज्यसभा के अंदर 17% सदस्य है ना, वो महिलाएं हैं। फिर पंचायती राज है, तो पंचायती राज के अंदर 46% महिलाएं हैं, वो सरपंच हैं। उसके बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अंदर आया था, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 106वां संविधान संशोधन ही है, तो ये है। फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर जो एनडीए है, तो उसके अंदर महिलाओं की सीधा प्रवेश मिलने लग गया है। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, और लीडरशिप के अंदर महिलाएं क्या क्या कर रही हैं वो है। तो मतलब कि हम एक वुमन डेवलपमेंट की बजाय अब वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, यही आर्टिकल का मकसद था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कौन कौन सी स्कीम है, तो स्कीम को आपको अच्छे से याद रखना है, और कौन कौन से सेक्टर के अंदर कौन सी सब स्कीम है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। पहला तो ये बेस ईयर चेंज हुआ है उससे संबंधित है, और दूसरा रुद्रम से है। तो ये दो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत कम लोग लिखते हैं इनका आंसर, हालांकि इतने जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन है वो नहीं है ये, फिर भी आप कोशिश किया करो कम से कम। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मेंस का क्वेश्चन है, जो ऑब्वियस है कि मतलब महिला वाला जो अपना अभी आर्टिकल पढ़ा था हमने उससे ही है, तो ये आप करना। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का सेशन करते हैं, हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।